हेलो, वेलकम माय डियर एस्पिरेंट्स। आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस हम स्टार्ट करेंगे फॉर द 10th नवंबर 2025 अरुणाचल टाइम्स। ओके, अरुणाचल टाइम्स का जो फर्स्ट न्यूज़ है, DNGC कॉलेज वीक सेलिब्रेशन, IIT स्टूडेंट्स टू गेट 100% स्कॉलरशिप अकॉर्डिंग टू द चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू। ठीक है, आवर चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू, he has stated he has stated that गवर्नमेंट 100% स्कूल स्कॉलरशिप दिया जाएगा आपका APPSC यूथ लू को। ठीक है, APPSC यूथ लू को 100% का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेंगे। ये जो स्कॉलरशिप है जिसको चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर ने जो अनाउंस किया है, यहाँ में 100% स्कॉलरशिप दिया जाएगा अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब पीपल को, स्टूडेंट्स को स्पेशली, जो कि अंडर ग्रेजुएट IIT कोर्सेज को। साथ ही साथ 100% स्कॉलरशिप देगा अगर वो एडमिशन मिलेगा 150 ग्लोबल यूनिवर्सिटी में बेस्ड ऑन द रैंकिंग के हिसाब से। तो इसमें उसका अंडर ग्रेजुएट एज वेल एज उसका जो पोस्ट ग्रेजुएट का स्टडी है उसमें उसको 100% का स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट बोला है कि 75% ऑफ द फंडिंग वो देगा ट्रेनिंग कोर्स के लिए फॉर 10 APSC यूथ एनुअली, जिसमें कॉमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग, उसके अलावा 10 एक्सटेंडेड कैंडिडेट पर फॉर मर्चेंट नेवी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट, ये सब प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज के लिए वो एक्स्ट्रा हेल्पलाइन गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये जो अनाउंसमेंट उन्होंने किया है ड्यूरिंग द कॉलेज वीक ऑफ देरा नातून गवर्नमेंट कॉलेज, जो कि ईटानगर में है ना। और यहाँ में वो एजुकेशन सेक्टर को और भी बढ़ाने के लिए और भी इम्प्रूवमेंट के लिए वो बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन का रिकॉग्नाइजेशन ST ट्राइब्स के बारे में होगा। अगर हम शेड्यूल ट्राइब्स का स्कॉलरशिप के बारे में पढ़ रहा है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश कॉन्स्टिट्यूशनली हम उसको रिकॉग्नाइज करता है अंदर आर्टिकल 342 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां में वो लोग का राइट्स को सेवगार्ड किया जाता है एज वेल एज वो लोग को बेनिफिट्स इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। ठीक है, और अगर अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी स्टडी, यू हैव टू नो कि अरुणाचल में 26 मेजर ट्राइब्स है। ट्राइब्स लाइक निशी, आदि, अपतन, गालो, मोम्पा, मिसमी एंड अराउंड मोर देन 100 सब ट्राइब्स है। ईच ट्राइब का अपना ही डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, कस्टम है, ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम है। ठीक है, होगा। उसके बाद गवर्नमेंट बहुत सा वेलफेयर एंड रिजर्वेशन बेनिफिट्स कर रहा है फॉर द मेंबर्स ऑफ APSC कम्युनिटी, अरुणाचल कम्युनिटी के बारे में। ओके, एग्जाम से रिलेटेड अगर आप देखें, एग्जाम रिलेटेड अगर EPSC, एग्जाम रिलेटेड में यू विल फाइंड इन प्रीलिम्स लेवल ज़्यादातर आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। आपको गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज फॉर एजुकेशन एंड ट्राइबल वेलफेयर इन अरुणाचल प्रदेश, इसको पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपका ग्लोबल रैंकिंग में पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का क्या रैंकिंग है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और मेंस का पेपर में एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जहां में इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर द ट्राइबल स्टूडेंट्स, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। और साथ ही साथ आपका गवर्नेंस एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है ना, उसके बारे में पूछ सकता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्किल ट्रेनिंग, जो इसके बारे में पूछ सकता है। तो आपको यहाँ में गवर्नमेंट का जो 100% स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ये सब के बारे में मेंशन करना होता है। ओके, उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ मनु सदान एक्सेलरेटिंग, सिंपो कम्युनिटी गेयर्स अप फॉर 42nd फेस्टिवल। ठीक है, 42nd सपंग वंग मनवा फौ फेस्टिवल। मनु सदान के बारे में लेट्स सी। मनु सदान ये एक टावरिंग सेरेमोनियल पिलर है जो सिंबलाइज करता है यूनिटी, हेरिटेज एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ऑफ द सिंगपो कम्युनिटी। ठीक है, और इसको आपका मियाओ में चांगलांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में बना रहा है। और अगर ये कंप्लीट होगा, इट विल बी वन ऑफ द टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, रिमेंबर। ठीक है, जहां में वो लॉन्ग लास्ट चेरीज जो कल्चरल ड्रीम है उसको डिस्प्ले करता है। ये मनु सदान आपका 42nd सापवंग वंग मनवा फो जो फेस्टिवल है, वो फेस्टिवल का कॉमेमोरेशन में इसको मना रहा है। और ये फेस्टिवल को आपका सिंगपो कम्युनिटी मनाता है। ठीक है, और ये फेस्टिवल आपका फरवरी महीना को 2026 के लिए है। तो 2026 तक ये मनु सदान को कंप्लीट करके
इसमें ये फेस्टिवल 42nd जो फेस्टिवल है उसको वो मार्क करेगा। ठीक है। सो उसके अलावा ऐसा मनुसदान बहुत सा जगह में, जैसे बोरदुमसा में है ना, नामसाई लुक में है, एंड इवन इंतांग तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा सिमिलरिटी मनुसदान बनाया गया है। लेकिन म्याओ में, चांगलांग में जो बनाएगा वो वन ऑफ द लार्जेस्ट माना जाएगा, टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया माना जाएगा। तो ये मनुसदान का सिंबलिटी, यानी कि ये सिंबलाइज क्या को सिंबलाइज करता है, ये एक यूनिटी एंड हेरिटेज सिंबलाइज करता है, इसीलिए इसको हम सेरेमोनियल पिलर्स ऑफ द सिंगबो कम्युनिटी बोलता है। ठीक है। सो ये वोलू का जो मनफो जो फेस्टिवल है उसको सिग्निफाई करता है, सिग्निफाई ऑफ द प्रिंसेस डांस जो होता है। ओके। सो यहाँ में आपका बहुत सा चीज देखने को मिलेगा, जैसे हेरिटेज वैल्यू को एंड सेंचुरी ओल्ड जो सिंगपो ट्रेडिशनल है उसका बारे में डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है। तो एग्जाम में इसका रेलेवेंस क्या हो सकता है, स्पेशली एपीपीएससी सिविल सर्विस लोग के लिए। तो सिविल सर्विस में आपका अरुणाचल से रिलेटेड ट्राइबल फेस्टिवल्स को आ सकता है, कल्चरल मोनूमेंट्स ऑफ अरुणाचल है, नॉर्थ ईस्ट एज ए होल आ सकता है, या आपका आर्ट एंड कल्चर इंडियन सेक्शन में जीएस पेपर 1 का सेक्शन में आ सकता है। ठीक है। और उसके अलावा रोल ऑफ ट्राइबल फेस्टिवल इन प्रिजर्विंग इंडियाज कल्चर ये आ सकता है, और ये ऑलरेडी आपका एसे में आ चुका है, एसे फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट पर्सपेक्टिव ये आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है। और ये इसी बार यानी कि 2024 का ही क्वेश्चन है। ओके। उसके बाद गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी एफर्ट इन सेफगार्डिंग इंडिजिनियस ट्रेडिशनल एंड प्रोमोटिंग यूनिटी थ्रू ट्राइबल इनिशिएटिव, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है ना, कि गवर्नमेंट का क्या क्या इनिशिएटिव है कि वो प्रिजर्व कर सके कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम के लिए। ओके। उसके बाद सीएम अनाउंसेस फॉर्मेशन ऑफ द यक फेडरेशन ऑफ इंडिया। सो सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू, ही हैज अनाउंस फॉर क्रिएशन ऑफ यक फेडरेशन ऑफ इंडिया, जहां में वो एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनेगा ताकि वो यक हेयरर्स यानी कि यक को देखभाल करने वाला हेयरर्स लोग का एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म कनेक्टिविटी बनेगा, जिसमें स्टेट्स लाइक अरुणाचल, लद्दाख, सिक्किम, नेपाल एंड भूटान ये सब इंक्लूड करके एक कोऑपरेटिव डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा। ठीक है। तो ये जो इनिशिएटिव है यहाँ में सस्टेनेबल लाइवलीहुड, कल्चरल प्रिजर्वेशन करना, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन करना अमॉन्ग ऑल द हिमालयन रीजन जो नेशंस है, कंट्रीज है, स्टेट्स है, उसके आसपास में सब एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकेगा। ठीक है होगा। सो ये फेडरेशन में वो लोग क्या करेगा, सेफगार्ड ऑफ द ट्रेडिशनल याक बेस्ड लाइवलीहुड है ना, साथ ही साथ प्रोटेक्ट द कल्चरल एंड स्पिरिचुअल टाइज बिटवीन हिमालयन ट्राइब्स एंड द याक। हिमालयन में याक सिर्फ एनिमल नहीं है, वो लोग का कल्चरल एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज को डिग्निफाई शो करता है। ठीक है। सो साथ ही साथ ऐसा प्रिजर्वेशन एक स्ट्रेटेजिक एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी बनेगा है ना। ये जो एक इनिशिएटिव बनेगा जो आपका हेडर्स है ना, हेडर्स एंड गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक बहुत प्रॉपर ब्रिज बनेगा एंड एक पॉलिसी इंटरवेंशन एंड इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन सिस्टम बनने में मदद करेगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम यक के बारे में देखेगा, यक एक हाई एल्टीट्यूड ऑर्गेनिज्म है स्पेशली 4 फीटेड ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स बोयन स्पीसीज भी बोलता है। दे आर फाउंड अराउंड 300 मीटर हाइट एल्टीट्यूड में मिलता है, बहुत कोल्ड एंड आपका ऑक्सीजन डिफिशिएंट एरियाज में पाया जाता है ऑफ हिमालयस एंड टिबेटियन रीजन्स। ठीक है। वो लोग में थिक फर होता है, लार्ज लंग्स एंड एबिलिटी टू सर्वाइव इवन ऑन एकदम मिनिमम जो वेजिटेशन है उसमें भी वो सर्वाइव कर सकता है। ठीक है। सो यक को ऑफन हम लाइफ लाइन ऑफ द हाईलैंड्स बोलता है। लाइफ लाइन मीन्स वो लोग बहुत कुछ प्रोवाइड करता है, मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन दोज एरिया में भी वो मदद कर सकता है। ठीक है। सो उसके साथ साथ यक का एक बहुत इंपॉर्टेंट डीप कल्चरल एंड स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस रखा है विद द हिमालयन ट्राइब्स। होगा। सो आपका जो सिविल सर्विस का एग्जाम है उसमें क्या रिलेवेंट हो सकता है, रिलेवेंट लाइक यक का जो लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स है फॉर हिमालयन एंड ट्राइबल कम्युनिटीज उसको पूछा जा सकता है। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश में यक का जो इंस्टीट्यूट है,
या का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि आपका दिरांग में है, उसको कभी कभी पूछता है वेयर इज द राक रिसर्च इंस्टीट्यूट बोल के, तो उसमें आपको दिरांग है बोल के पढ़ना है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो पेपर जीएस पेपर 1 में ट्राइबल एंड ये जो माउंटेन कम्युनिटी कल्चर है उसके बारे में, ट्रेडिशनल लाइवलीहुड सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है। पॉलिसी कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म फॉर द ट्रेडिशनल लाइवलीहुड सिस्टम, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रिजिलियंट लाइफस्टाइल प्रैक्टिस इन फ्रेजाइल इकोसिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेजाइल इकोसिस्टम। ऐसा वाला आपका जीएस पेपर 3 में पूछा जा सकता है, ठीक है। Sona stresses on holistic education. So our education minister P.D. Sona, he has stressed the importance of holistic education in the classroom. So holistic education क्या है और इसका importance क्या है? Holistic and education ये भी one of the goal है of National Education Plan 2020 का goal है। और ये गोल में क्या होता है कि क्लासरूम में नॉट ओनली लर्निंग, बियॉन्ड लर्निंग आपको कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम सिखाना, स्किल डेवलपमेंट करना, मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना एजुकेशन सिस्टम को, वोकेशनल ट्रेनिंग देना, ये सब आपका होलिस्टिक एजुकेशन के अंदर में आता है, जो कि गोल्स ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज ऑफ 2020 है, ठीक है। और इसको वो जेएनसी का जो जवाहरलाल नेहरू यानी कि अरुणाचल का सबसे ओल्डेस्ट कॉलेज है, वो कॉलेज का एनुअल कॉलेज डे सेलिब्रेशन में उन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन के बारे में उन्होंने बताया है, ठीक है। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एग्जाम में क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको ऐसे का फॉर्म में 2020 में पूछा गया था, 2024 में पूछा गया था ऑफ द APPSC मेंस एजुकेशन पॉलिसी को, ठीक है। सो एजुकेशन पॉलिसी, इसका गोल्स को पढ़ना है, और ये एक ऐसे गोल्स है जो बताता है कि एवरी मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम एक्टिविटी को इंटीग्रेट करना इन एवरी सब्जेक्ट, साइंस, आर्ट्स, एक्सक्यूज मी, एंड कॉमर्स सब्जेक्ट में वोकेशनल स्किल्स एंड वैल्यूज को मतलब इंटीग्रेट करना, जहाँ में थिंकिंग, क्रिएटिविटी, ये सब को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्टूडेंट का ओवरऑल हो, ठीक है। साथ ही साथ आपका जो पुराना जो सिस्टम था 10+2 जो सिस्टम था, क्लास 10+2 यानी कि 12 का जो सिस्टम, उसको वो चेंज करके 5+3+3+4 सिस्टम बनाया, यानी कि प्री प्राइमरी टू सेकेंडरी लेवल का हर एक सेक्शन को डिवाइड किया गया है, ठीक है। यहाँ में IT, डिजिटल लर्निंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, ताकि वो 21st सेंचुरी का नीड्स को फुलफिल कर सके एजुकेशन, वही मोटो से एजुकेशन नेशनल एजुकेशन प्लानिंग ऑफ 2020 को बनाया गया है, ठीक है। तो एग्जाम में आपको हम पहले भी बताया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज को बनाया गया है ना, उसको पर्टिकुलरली पूछा गया है ऐसे में भी। साथ ही साथ एजुकेशन रिफॉर्म्स, पॉलिसी इम्प्लीमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, है ना, ये सबको पूछा जा सकता है, ओके। और साथ ही साथ एजुकेशन का क्या रोल है, आपका होलिस्टिक एजुकेशन का क्या रोल है इन सोसाइटियल डेवलपमेंट, ये भी क्वेश्चन आने का चांस होता है। उसके बाद Nirpa Thau, the unsung hero who helped integrate Tawang into India. Okay, so आपका government has recognized the role of Nirpa Thau, ठीक है। निरपा थाओ का रोल, जिसका दूसरा नाम है रिंचिंग दोंगदू, उसका जो रोल है इन मोम्पा एज ए मोम्पा ट्राइब्समैन, है ना, वो भी तवांग में बोर्न हुआ था इन 1893 इन सेरनप इन तवांग। उसका जो क्रूशियल रोल था इन इंटीग्रेशन ऑफ तवांग इनटू इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसका वो लीडरशिप क्वालिटी के बारे में और उसका जो एफर्ट है उसको गवर्नमेंट रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया है एज ए अनसंग हीरोज, है ना। सो उसका लीडरशिप के बारे में यू हैव टू नो, वो जो इनिशियली मोंग था एक तवांग मोनेस्ट्री में, है ना, उसके बाद उसको न्यरपा यानी कि केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेटर फॉर हिज इंटीग्रिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल की वजह से उसको ये नाम दिया गया है। लेटर ऑन वो मेरा सक्तंग बुडान में वो ये मतलब पोस्ट को होल्ड करके वो सर्व किया है ना। एंड थ्रू हिज मीडिएशन एंड लीडरशिप एबिलिटीज, वो जो इंडिया को आपका जो तवांग है उसको, जो कि बहुत स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव जोन माना जाता है, फिर भी उसको बहुत पीसफुली वो इंडिया में इंटेक कर सका है, इंटीग्रेट कर सका है, ओके। तो सिविल सर्विस में
इसका हिस्टोरिकल रिलेटेड टू मोम्पा तावांग, ये तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने का बहुत चांस होता है ना। हिस्टोरिकल फैक्ट्स में तावांग ये लोग का जो मोम्पा लोग का ट्राइब्स होता है, ये लोग का जो फेस्टिवल्स होता है, ये लोग का जो ट्रेडिशनल फ्लोक डांस होता है, फ्लोक डांस, ये सब एग्जाम में बहुत ऑफन क्वेश्चंस होता है, ठीक है। उसके अलावा रोल ऑफ रीजनल ट्राइबल लीडर्स इन नेशनल बिल्डिंग एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन, ये भी पूछा जा सकता है ना। उसके बाद इंडियाज बॉर्डर एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटीग्रेशन पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसके बारे में पूछा जा सकता है। और या तो बहुत चांसेस है कि ऐसे पेपर में अनसंग हीरोज ऑफ द इंडियाज नेशंस बिल्डिंग, स्पेशली ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, अगर क्वेश्चन पूछेगा है ना, तो आपको लिखना होगा। ओके, सो उसके लिए ये जरूरी है। उसके बाद कांडू हेल्थ डिस्कवरी ऑफ द न्यू प्लांट स्पीसीज। सो रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश का जो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक न्यू प्लांट स्पीसीज को फिर से आइडेंटिफाई किया गया है। ये प्लांट स्पीसीज यहाँ पे है, ठीक है। तो प्लांट स्पीसीज का नाम है क्रासिकोलस मेडल्टोनी, और ये आपका वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में डिस्कवर्ड बाय द टीम ऑफ द बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये टीम को कौन कौन लीड किया है, आपका कृष्णा चौलू, अक्षत सेंका एंड अल्तफ अहमद होगा। सो गवर्नमेंट वोलू को उसका कंट्रीब्यूशन के लिए, डिस्कवरी के लिए कंग्रेचुलेट किया है। और सच डिस्कवरी ये टेस्टमनी रखता है कि अरुणाचल प्रदेश का एक अनमैच बायोडाइवर्सिटी के बारे में, ठीक है। और वो बताता है इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेटिंग एंड सेलिब्रेटिंग दोस state's natural heritage and recognizing and preserving biodiversity hotspot of the eastern Himalayas, Arunachal Pradesh. Okay. So exam relevant ये है, सच डिस्कवरी, कभी कभी ये नाम पूछता है आपको, ठीक है। सच डिस्कवरी का नाम पूछ के आपको पूछता है कि ये क्या स्पीसीज है, तो आपको याद करना है क्रासिकोलस मिडिलटोनी, ये एक प्लांट स्पीसीज है ना। और वो एक फ्लोरा डाइवर्सिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताता है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो साइंटिफिक रिसर्च, कंजर्वेशन, इकोसिस्टम प्रोटेक्शन ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, ये आपका मेंस पेपर में बन सकता है, पेपर 3 में। और गवर्नमेंट का रोल और साइंटिफिक इंस्टीट्यूट किस तरह से ये जो एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन को किस तरह से वो लोग सस्टेनेबल एंड रिसोर्स को मैनेज कर सकता है, उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Okay. Birla to inaugurate CPA India conference on of Northeast state. So our Lok Sabha speaker Om Birla, he is to inaugurate 22nd Commonwealth Parliamentary Association India Region Conference for the Northeast state in Kohima. Remember, ये आपका जनरल अवेयरनेस में, करंट अफेयर्स में आ सकता है ना। आपका 22nd कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन जो इंडिया का है, उसको कहाँ मनाया जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट का। तो याद रखिए वो नागालैंड कोहिमा में मना रहा है, ठीक है। और ये एक 2 डे कॉन्फ्रेंस है जहाँ में पॉलिसी, प्रोग्रेस एंड पीपल, उसको वो फोकस किया जाएगा, जिसमें लेजिस्लेचर के बारे में बताया जाएगा कि वो किस तरह से एक कैटलिस्ट बना है फॉर द चेंज फॉर द पीपल, ठीक है। और यहाँ में टॉपिक्स लाइक विकसित भारत, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, है ना, क्लाउड ब्रोस, लैंडस्लाइड जो कि फिलहाल नॉर्थ ईस्ट में देखा जा रहा है, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, ओके। और यहाँ में आपका इंडिया में बहुत सा रीजनल कॉर्पोरेशन, पार्लियामेंट्री बेस्ट प्रैक्टिस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ द लेजिस्लेचर को थ्रू नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, इसके बारे में बताया जाएगा। नाउ ये जो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए। कभी कभी आपको पूछेगा कि ये एप्स किस तरह से लेजिस्लेचर को ऐसे कैटलिस्ट ऑफ चेंज बना रहा है ना, ऐसा पॉसिबल क्वेश्चन आने का चांस होता है, ओके। सो एग्जाम फॉर्म में आपको हम पहले बताया है, प्रीलिम्स का लेवल में आपको कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कहाँ रख रहा है, 22nd जो है एसोसिएशन कहाँ है, उसको आप पता करो। कौन उसका हेड है ना, कौन वो मीटिंग को प्रिजाइड करेगा, उसको भी आपको पूछ सकता है, तो रिमेंबर ओम बिरला। उसके बाद ये जो एक एग्जाम्पल है गवर्नेंस, पार्लियामेंट्री फंक्शनरीज के बारे में, साथ ही साथ इसमें एनवायरमेंटल चैलेंजेस और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में किया जाएगा, स्पेशली फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। और साथ ही साथ आपका नेशनल ई विधान जो एप्लीकेशन है, उसके बारे में भी बताया जा सकता है। तो आपको ये सब देखना है फ्रॉम
mains as well as prelims view. India-Anglo pledge to deepen bilateral cooperations. So, Indian President Draupadi Murmu, along with the President of the Anglo, they have discussed some memorandum of understanding, जिसमें operations like fisheries, aquaculture and marine resources के बारे में as well as consular matters के बारे में वो लोग एक memorandum साइन किया है और एक हाई लेवल मीटिंग रखा है जिसमें एनर्जी ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, हेल्थ, डिफेंस कॉर्पोरेशन है ना, वो सब बायलैटरल रिलेशनशिप को और भी डीपन एंड एक कॉर्पोरल सिस्टम रखेगा. ठीक है. सो साथ ही साथ यहाँ में डिसीजन टू ज्वाइन द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में उन्होंने कहा है. साथ ही साथ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में बताया है. तो इस तरह का टाइज जो आपका इंडिया और अफ्रीका का जो फोरम समिट फ्रेमवर्क है उसको और भी स्ट्रॉन्ग करता है. ठीक है. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सबसे पहले इसको देखना है, बिग कैट अलायंस एंड ग्लोबल फ्यूल अलायंस. बिग कैट अलायंस आपको पूछा जा सकता है कि ये कब लॉन्च हुआ था. ये लॉन्च इंडिया ही इसको लॉन्च किया था 2023 में. यहाँ में 7 मेजर बिग कैट्स का प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन के बारे में, और वो सब कौन है, टाइगर, लायन, लियोपार्ड, स्नो लेओपार्ड, पूमा, जगूर, चीता, ये लोग के बारे में. तो ये एनिमल्स का नाम भी आपको याद करना है, कब लॉन्च हुआ ये भी याद करना है. ठीक है. साथ ही साथ इसमें एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डिप्लोमेसी के बारे में भी आपको पढ़ना है. ठीक है. उसके बाद ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये आपका G20 समिट 2023 में न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था, है ना, जहां में आपका बहुत सा कंट्रीज लाइक यूएस एंड ब्राजील जो कि वर्ल्ड का टॉप बायोफ्यूल प्रोड्यूसर्स है, वो लोग भी इवन इसको ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को सपोर्ट किया है. ठीक है. तो ये जो आपका क्वेश्चंस लाइक एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक्स जो कि आपका जीएस पेपर 3 का अंदर आता है उसमें आ सकता है. होगा. सो ये उसी के बारे में रेलेवेंस में. ठीक है. ये आपका इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज का एक क्वेश्चंस आता है सिविल सर्विस में भी, चाहे वो चाइना हो या तो जितना भी साउथ ईस्ट नेशन हो, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हो. तो कभी कभी इंडिया अफ्रीका, इंडिया यूके, यूएस, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. तो इंडिया और अफ्रीका का जो रिलेशनशिप था है उसके बारे में पूछा जा सकता है. ठीक है. और उसके अलावा आपका बिग कैट जो अलायंस है उसके बारे में पूछ सकता है, ग्लोबल बायोफ्यूल्स उसके बारे में अलायंस पूछ सकता है. ठीक है. इवन मेंस पर्सपेक्टिव से भी. एडुकेशन एंड अवेयरनेस की. सो सिंस हम लोग का इलेक्शन आ रहा है, ठीक है, आपका जो पंचायती ग्रासरूट लेवल इलेक्शन आ रहा है, तो यहाँ में किस तरह से आपका इलेक्ट्रल एथिक्स का डिग्रेडेशन एंड वोटर का ट्रस्ट जो डिग्रीड हो रहा है बिकॉज ऑफ द हाई इन्फ्लुएंस ऑफ द मनी पावर कल्चर, कास्ट पॉलिटिक्स एंड फॉल्स प्रोमिसेस, ये जो आपका जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उसको रिड्यूस कर रहा है. तो ये उसके बारे में, यानी कि वोटिंग एथिक्स के बारे में, पर्सनैलिटीज के बारे में वो बोल रहा है. ठीक है. डिस्पाइट आपका पार्लियामेंट, जुडिशरी एंड इलेक्शन कमिश्नर एज वेल एज इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स ये सब होने के बाद भी स्टिल ये लोग का जो इनएडिक्वेट का वजह से पीपल में एजुकेशन, अवेयरनेस, मॉरल अकाउंटेबिलिटी हम नहीं डाल सक रहे हैं फॉर द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. ठीक है. सो हम जो एजुकेशन को कंपलसरी एंड सप्लीमेंट्री बना के फार फ्लंग में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेगा और पीपल को थ्रू सोशल मीडिया हो या तो थ्रू कैंपेन हो, हम वो लोग को एजुकेशनली बेनिफिट्स जब हम बता सकेगा, तब दोज पीपल ऑटोमेटिकली एजुकेशन एंड अवेयरनेस का थ्रू से वो लोग रीजनल डिस्पैरिटी, पॉलिटिक्स, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, मिस इन्फॉर्मेशन को वो लोग जज कर सकेगा और वो अपना इलेक्ट्रल एथिक्स को वो बढ़ा सकेगा. ठीक है. सो इलेक्शन से रिलेवेंट बहुत सा क्वेश्चन एग्जाम में एवरी डे आता है, मेंस में स्पेशली. तो प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछा जा सकता है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये तो बहुत बार पूछा है ना, मेनी टाइम्स. ठीक है. इसके बारे में पूछा है. साथ ही साथ इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ये सब पूछ सकता है आपको. ठीक है. उसके बाद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद रोल ऑफ एजुकेशन की वो किस तरह से डेमोक्रेटिक को स्ट्रेंथन कर सके, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है.
सिटीजन का पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट्स पूछ सकता है ना, और किस तरह से इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो लगा सकेगा, इसका बारे में पूछ सकता है। ठीक है, सिविक एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन कितना इंपॉर्टेंट है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में, इसके बारे में पूछ सकता है। ठीक है, उत्तराखंड Modi applauds Dhami government's bold action on UCC, checking illegal conversion demographic change. So, our Prime Minister Narendra Modi, he has called upon Uttarakhand का जो गवर्नमेंट है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पुष्कर सिंह धामी फॉर द बोल्ड इनिशिएटिव ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, जिससे वो इलीगल रिलीजियस कन्वर्सेशन को भी बैलेंस कर सक रहा है, रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशनल ग्रोथ कर सक रहा है। ठीक है, उसके अलावा वेलनेस एंड आयुर्वेदिक टूरिज्म को बढ़ावा दे सक रहा है, उसके लिए वो उसको कंग्रेचुलेट किया है और उसको एक एग्जाम्पलरी बताया गया है। ठीक है, सो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट में आपको यूसीसी का क्वेश्चन सीधा पूछता है। ठीक है, यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड या आर्टिकल 44 यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, नोबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को डाला है, तो वो है आपका उत्तराखंड। ठीक है, रिलीजियस कन्वर्जन को वो कैसे कर्टेल करता है, आयुर्वेदिक वेलनेस, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन डेवलपमेंट, ये सब रिलेटेड स्टेट रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको पढ़ना होता है। ओके, सो दूसरा है डिबेट ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या वो इक्वालिटी, सेकुलरिज्म एंड कल्चर डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है कि नहीं, है ना, उसका प्रोस एंड कॉन्स आपको पढ़ना है। ठीक है, साथ ही साथ आयुर्वेदिक एंड वेलनेस टूरिज्म जो होता है, जो कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल के अंदर में आता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, आयुर्वेदिक सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है ना। सोशल एक्सक्लूजन ऑफ द पुअर स्टूडेंट विद इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। सो ये एब्स्ट्रैक्ट जो आपका जो एजुकेशन लेवल यानी कि ग्रास रूट लेवल में जो गवर्नेंस है, जो फिलहाल आपको इलेक्शन अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है स्टूडेंट यूनियन का, ये उसके बारे में ये एक्सट्रैक्ट बताया है। ये बताता है कि किस तरह से एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में दिखाई देता है, जहां में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रोल ऑफ द मनी एंड क्लास प्रिविलेज सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट है विद लीडरशिप क्वालिटी वो भी आगे नहीं बढ़ सकता है क्योंकि मनी पावर का इन्फ्लुएंस में। ठीक है, सो ऐसा करने से क्या होता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज डिक्रीज हो जाता है फाइनेंशियल पावर के वजह से, और इसीलिए क्या जरूरी है, नीड फॉर द रेगुलेशन एंड रिफॉर्मेशन, है ना। जैसे आपका लिंगदो कमिटी बताया गया है कि एक स्ट्रॉक रिकमेंडेशन एज वेल एज डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेड सिस्टम होना चाहिए स्टूडेंट इलेक्शन में, ताकि वो फाइनेंशियल मैल प्रैक्टिस को मतलब रुका सके और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कर सके। ओके, सो ये आर्टिकल उसी के बारे में है कि कैसे एक एजुकेशन सेक्टर में, इंस्टीट्यूट में भी आपका जो डेमोक्रेसी को हम कैसे मेंटेन कर सकेगा, अरुणाचल स्पेशली अरुणाचल में फाइनेंशियल और जो क्लास हेरिकेज को हम रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस करके। ठीक है, सो सिविल सर्विस में ये क्या जरूरी है, ग्रास रूट लेवल का डेमोक्रेसी यानी कि यूथ पॉलिटिक एंगेजमेंट इन इंडिया, है ना, उसके बारे में, और एक्सक्लूसिव एंड इनइक्वालिटी का बारे में हम लोग इसको पढ़ सकता है, सोशल एक्सक्लूशन का अंदर में आ जाता है। ठीक है, एजुकेशनल गवर्नेंस, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एथिकल कंडक्ट, है ना, पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चंस, ये सब आपका ये वाला टॉपिक में आ सकता है और ये सब पेपर में आ सकता है। ये माइंड द माइनिंग, माइंड द माइनिंग जो एक्सट्रैक्ट है, ये एक्सट्रैक्ट बेसिकली आपका जो चांगलांग में रिसेंटली नामचिक नामपोंग में जो कोयल रिलीज हुआ है ना, सो आपका अरुणाचल गवर्नमेंट जो 30 इयर्स का लीज प्रोवाइड किया है नामचिक नामपोंग एरिया में, कोयल माइंस एरिया ऑफ द चांगलांग में, टू द MS कोयल पुर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो वर्ल्ड वाइड वो जो स्टेट है, वो जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ में प्रोटेस्ट मतलब पीपल का प्रोटेस्ट हो रहा है क्योंकि पीपल डर रहा है कि वो आगे जाके एनवायरमेंट डिग्रेडेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटी करने का बहुत चांसेस है। ठीक है, सो यहाँ में क्या होता है, एनवायरमेंटल एंड सोशल कंसर्न सबसे पहले कि इस तरह से अनरेगुलेटेड माइनिंग करने से आपका पोल्यूशन ऑफ द रिवर इंक्रीज हो सकता है, सॉइल डिग्रेडेशन हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन इन द एरिया हो सकता है ना, और साथ ही साथ ये जो वहाँ का जो लोकल लाइवलीहुड है, बायोडाइवर्सिटी और इंडिजिनियस राइट है, उसको कर्टेल कर सकता है, ये वो लोग का डर है। ठीक है, सो
आपका जो एक्टिविटीज़ है वो लोग यही है कि एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक बेनिफिट के साथ साथ आपको सस्टेनेबल यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट भी करना ज़रूरी है एंड एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है ना, कि गवर्नमेंट को बहुत सा इम्पोर्टेंट प्रॉपर कॉम्पनसेशन, प्रॉपर पेपर एडरेशन होना है ताकि वहाँ का जो पीपल है, लोकल पीपल, वो लोग को एक्सप्लॉइट ना हो। ओके जैसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, सोशल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, लैक ऑफ गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी है ना, तो इलीगल ऑपरेशन होने से वो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कॉमन पीपल होगा, जो कि आगे जाके अदर टाइप ऑफ रिवोल्यूशन को या तो अदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर सकता है। ओके सो ये टॉपिक माइंड द माइनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जीएस पेपर 3 के लिए, पेपर 1 के लिए भी, ठीक है, एंड पेपर 2 के लिए भी। वो बताता है गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी का एग्जांपल हो सकता है, और यहाँ में एथिकल डिसीजन मेकिंग इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के बारे में बता सकता है, ठीक है। उसके अलावा सिंस ये माइनिंग है तो यहाँ में फॉरेस्ट एक्ट, ट्राइबल राइट्स एक्ट, ट्राइबल वेलफेयर एक्ट, ये सब आपको देखना होता है, ठीक है। सो थॉट ऑफ द डे ये है, opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like a work, है ना। जब कुछ काम दिखता है हम लोग उससे हाथ छुटकारा पाने के लिए कोशिश करता है, but that is the main opportunity for us to success, ठीक है। So it is said by the famous Thomas Alva Edison। ओके सो माय डियर स्टूडेंट, आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कुछ भी क्वेरीज है काइंडली गिवन नंबर में आप कॉल कर सकता है। ओके सो थैंक यू।